हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप सबको UPRVUNL का पेपर सॉल्व कराएंगे जो आपका 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। मतलब 24 अक्टूबर 2021 को सुबह मॉर्निंग वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तथा प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी तरीके से देखिए तथा समझिए कि किस प्रकार UPRVUNL में क्वेश्चन पूछता है तथा किस सब्जेक्ट्स को कितना वेटेज देता है। ठीक है, पर उससे पहले दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू दोस्त इलेक्ट्रिकल संबंधित सारी वैकेंसी को नोटिफिकेशन, आंसर की तथा सभी एग्ज़ाम की डेट और कौन सी एग्ज़ाम का कब रिजल्ट आता है, इन सभी बातों का मतलब कि हम वीडियो बनाते रहते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत दोस्त हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगे हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो तुरंत हमसे जुड़ जाइए। ठीक, तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम आप सबको UPRVUNL 2021 24 अक्टूबर को जो सुबह का शिफ्ट का पेपर हुआ है उस पेपर को दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आप सबके सामने UPRVUNL का पेपर है जो आपका देखिए ये हुआ है एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका एग्ज़ाम हुआ है 24/10/2021 को 9 से 12 PM, मतलब कि मॉर्निंग वाले शिफ्ट में हुआ है। ये आपका पेपर देखिए UPRVUNL JEE। ठीक, तो इस पेपर को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आप सबके सामने पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अल्टर द मैग्नेटिक फील्ड इन द एरिया दैट इज ऑक्यूपाई इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है रेजिस्टिविटी, परमिविटी, मेटेलिबिलिटी, डक्टिबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परमिविटी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉट यूज्ड इन ऑटोमेशन सिस्टम। तो ऑप्शन है आपका स्काडा, PLC, रोबोटिक्स, हार्डवायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है हार्डवायर। ठीक, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिस BCD कोड इज यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस एज इट overcomes the shortcoming encounters while using 8421 BCD code to add 2 decimal digit whose sum exceeds 9। What is this code? तो ऑप्शन है आपका 5421 BCD कोड, 2 है एक्सेस 3 BCD कोड, 3 है आपका 4221 BCD कोड, 4 है आपका हायर डेंसिटी BCD कोड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है एक्सेस 3 BCD कोड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फॉर 3 लेयर ऑफ ACSR कंडक्टर नंबर्स स्टैंडर्ड विल बी। ऑप्शन है आपका 7, 37, 19, 1। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 19। ये आपकी सारे फार्मूले से लगाइए। देखिए ये ऐसे लगाइए, 1 + 3n + n²। तो यहाँ पे n की वैल्यू दिया है 3 और आप 3 यहाँ पे पुट करिए तो आपका आ जाएगा 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 93। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाउ मेनी स्लिप रिंग आर सफिशिएंट फॉर रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर को कितने फील्ड रोटेटिंग फील्ड की जरूरत पड़ती है? तो उसको पड़ती है दोस्त, एग्जैक्ट आंसर है इसका 2, एक स्टेटर फील्ड एक रोटर फील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वाज रिलीज इन। तो ऑप्शन है आपका फरवरी 2008, मई 2007, मार्च 2007, अप्रैल 2008। इसका एग्जैक्ट आंसर है मई 2007। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। हाउ इज द ओवरलोड रिलीज OLR कॉइल कनेक्टेड इन द DC स्टार्टर मोटर। तो ऑप्शन है आपका इन सीरीज विद द आर्मेचर, 2 है इन पैरेलल टू आर्मेचर, 3 है इन पैरेलल टू फील्ड वाइंडिंग, 4 है इन सीरीज विद फील्ड वाइंडिंग। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है इन सीरीज विद द आर्मेचर। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। द नेम द IC विच इज यूज टू प्रोवाइड -5 वोल्ट एज द वोल्टेज रेगुलेटर। तो ऑप्शन है आपका 7905, 7805, 6805, 6905। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 7905। ठीक, चलिए ये आपका देखिए ईडिस क्वेश्चन है। इस सिंबल को दिया है, आपको पहचानना है कि किसका सिंबल है। तो लिखा है यहाँ पे व्हाट डज द एबव सिंबल रिप्रेजेंटेट्स। तो ऑप्शन है आपका सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विथ स्विच, दूसरा है सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर विथ स्विच, 3 है आपका सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर और 4 है आपका सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर विथ स्विच है। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर। अगर आपका देखिए एक ऐसे करके ऐसे दिया होता तो वो, अगर आपका ऐसा कुछ होता तो वो होता सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर विथ स्विच होता है, लेकिन यहाँ पे डबल साइन दिया है तो इसका मतलब तब ये हो गया 15 एम्पियर विथ स्विच। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। 100 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले 1 मिली एम्पियर एमीटर को 0 से 100 मिली एम्पियर एमीटर में परिवर्तित करने के लिए शंट का मान ज्ञात करना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले फार्मूले से इसमें देखिए एमीटर का रेंज बढ़ाना है। तो आप जानते हैं एमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम उसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। तो RSS का मान हो जाता है, इस वाले फार्मूले से लगा लीजिए आप लोग, RM 1 - M से, जहाँ पे M क्या होता है दोस्त, आपका ओल्ड रेंज अपान न्यू रेंज होता है। ठीक, तो इससे आप लोग सॉल्व करिए, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.01 ओम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11 पर। वर्तमान ट्रांसफार्मर और संभावित ट्रांसफार्मर से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन है आपका विद्युत ट्रांसफार्मर का विद्युत अनुपात समानता अधिक होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 है विद्युत ट्रांसफार्मर की वोल्ट एम्पियर क्षमता आमतौर पर संभावित ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक होता है। 3 है आपका सुरक्षात्मक रिले विद्युत और संभावित ट्रांसफार्मर के द्वितीयक से। और 4 है आपका संभावित ट्रांसफार्मर का वोल्टेज अनुपात समानता उच्च होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 विद्युत ट्रांसफार्मर की वोल्ट एम्पियर क्षमता आमतौर पर संभावित ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट। तो आपका ऑप्शन है पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इम्पीडेंस टू रेजिस्टेंस, 2 है आपका पावर फैक्टर हैज नो यूनिट, और 3 है आपका पावर फैक्टर इज द साइन वैल्यू ऑफ फेजर वोल्टेज एंड करेंट, 4 है आपका पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ अपेरेंट पावर टू द रियल पावर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर वो है पावर फैक्टर हैज नो यूनिटी। आपको ट्रू पहचानना था। तो पावर फैक्टर के पास कोई यूनिटी नहीं होती है। ठीक ठीक, जबकि ये जो लास्ट वाला नहीं दिया है पावर फैक्टर इज द रेशियो अपेरेंट पावर टू रियल पावर, तो ये रेशियो होता है रियल पावर बटे अपेरेंट पावर का। मतलब रियल पावर आपका ऊपर रहता है और अपेरेंट पावर आपका नीचे रहता है। ठीक, तो इसका फार्मूला ये होता है। तो इसलिए ये तीनों गलत हैं और आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर का रेडिक्स क्या होता है। तो ऑक्टल नंबर का रेडिक्स होता है वो 8 होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। एक गुड अर्थिंग शुड हैव रेजिस्टेंस। तो गुड अर्थिंग के पास कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, वेरी लो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। वाई द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। ट्रांसफार्मर का कोर क्यों लेमिनेटेड किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, तीसरा है टू लिंक टू इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, और 4 आपका टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। इफ सप्लाई इज टेकन फ्रॉम HV ट्रांसमिशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, हाउ इज द सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टेड इनटू 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कंसिस्टेंट ऑफ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर विच ड्राइव ए सिंगल फेज अल्टरनेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये आपका सही आंसर है। ठीक, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। एक सर्किट दिया है, आपको अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका ये 233 ओम आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, तो हम न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 18, TCP/IP स्वीट कंटेंट प्रोटोकॉल्स यूज फॉर सेटिंग अप इंटरनेट। तो ऑप्शन है आपका अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन नंबर 2 है HTML, 3 है आपका नेटवर्किंग और 4 है आपका डाटाबेस। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है नेटवर्किंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिफाइन द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विथ इन ग्रुप ऑफ मेजरमेंट। तो आपका ऑप्शन है एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, प्रिसिशंस और ट्रू वैल्यू। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है प्रिसिशंस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट ल्यूमिनेशन फ्लक्स ल्यूमेन इक्विवेलेंट ऑफ 40 वाट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 25,000 ल्यूमेन आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स का जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आपको ट्रू वैल्यू पहचानना है। तो इसमें मतलब सॉरी ट्रू मतलब कि ट्रू कथन को पहचानना है। तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, चलो हम पढ़ते हैं इन सबको। चलिए ऑप्शन 1 है आपका इट हैज़ नियरली जीरो रेजिस्टेंस। 2 है आपका इट इज कैपेबल फॉर सप्लाइंग इन्फिनिटी पावर। 3 है आपका इट प्रोड्यूस करेंट वेरिंग एज पर द वोल्टेज अक्रॉस इट। 4 है आपका आइडियल करंट सोर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज सोर्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है आपका इट इज कैपेबल फॉर ऑफ सप्लाइंग इन्फिनिटी पावर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए यूनिवर्सल मोटर। तो ऑप्शन 1 है आपका दे रन एट लोअर स्पीड ऑन DC सप्लाई देन दे रन ऑन AC सप्लाई ऑफ सेम वोल्टेज। ठीक, तो आपको इसमें नॉट ट्रू मतलब कि जो असत्य कथन है उसको मतलब पहचानना है। और आपका जो देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया है आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये सही है। ठीक, इट कैन आइदर ऑन DC और सिंगल फेज AC सप्लाई, ये भी सही है आपका। मोस्टली डिजाइन टू ऑपरेट एट हायर स्पीड, ये भी सही है। तो आपका जो गलत है वो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ये गलत है। ठीक, मतलब कि ये बोला है कि दे रन एट लोअर स्पीड ऑन DC सप्लाई देन दे रन ऑन AC सप्लाई ऑफ सेम वोल्टेज। मतलब ये कह रहा है कि सेम वोल्टेज हो DC और AC का, मतलब कि DC की अपेक्षा AC वाले के वोल्टेज पर ये जो इसकी स्पीड रहेगी वो स्लो रहेगी। तो ये गलत है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों के लिए सेम होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। इन ए 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द वोल्टेज बिटवीन 2 आउटर वायर इज 100 वोल्ट DC। व्हाट विल बी द वोल्टेज बिटवीन 1 आउटर वायर एंड द मिडिल न्यूट्रल वायर। तो आपका ऑप्शन है आपका 25 वोल्ट DC, ऑप्शन नंबर 2 है 100 वोल्ट DC, 3 है 15 वोल्ट DC, 4 है आपका 200 वोल्ट DC। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 50 वोल्ट DC। ठीक, मतलब चलिए हम क्वेश्चन समझा देते हैं क्या कहा है कि आपका देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज दिया है वो 100 वोल्ट दिया है। अगर इनके बीच में अगर हम एक न्यूट्रल वायर गुजार देते हैं तो न्यूट्रल वायर और ये फेज के बीच में वोल्टेज कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 50, क्योंकि ये DC है। DC जो होता है दोनों लाइन वोल्टेज का जो न्यूट्रल हम निकालने लगेंगे तो उसका हाफ हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द ट्रांसमिशन लाइन इज ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड यूजिंग। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वो किस पैरामीटर द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन है आपका G पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, S पैरामीटर, PQRS पैरामीटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्त ABCD पैरामीटर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। टू डाई इलेक्ट्रिसिटी opposite holes are drilled in the disc of the single phase induction type energy meter to overcome error। तो ये कह रहा है कि जो आपका एनर्जी मीटर लगा होता है और नो लोड के कंडीशन में ओवर कंपेंसेशन या फिर ओवर वोल्टेज के कारण जो थोड़ा सा एनर्जी मतलब एनर्जी को मेजर कर लेता है, तो उस ईरर मतलब उसको हम कौन सा ईरर बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया टेम्परेचर, फ्रिक्शन, क्रीप और वोल्टेज। उस ईरर को दोस्त हम बोलते हैं क्रीपिंग ईरर। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। डैम्पनेस इन वाइंडिंग कैन बी रिमूव्ड बाय ड्राइंग आउट द इक्विपमेंट थ्रूली इन ए हॉट चेम्बर और इन ए इम्प्रिग्नेटिंग प्लांट। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड इनसाइड। तो ऑप्शन है आपका 100 डिग्री टू 120 डिग्री, 16 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस। 3 है आपका 120 डिग्री सेल्सियस टू
140 डिग्री सेल्सियस, और 4 है आपका 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है दोस्त ऑप्शन नंबर 4 इसका एग्जैक्ट आंसर है 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। द मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिफरेंट मटेरियल फॉर ओवर हेड लाइन्स इज प्रिस्क्राइब बाई IE रूल 70, व्हाट इज द वैल्यू फॉर गार्ड वायर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। टू कनेक्ट एन इनकमिंग अल्टरनेटर टू ए रनिंग अल्टरनेटर सर्टेन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर सिंक्रोनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंडीशन। तो कह रहा है कौन सा कंडीशन फॉलो नहीं करता। चलिए चारों हम पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा कंडीशन फॉलो नहीं करता है। तो आपका 1 है आपका वोल्टेज मस्ट बी इन फेज, 2 है आपका फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल, ये तीनों होने चाहिए। ये सेटिस्फाइड नहीं करता। पावर फैक्टर मस्ट बी इक्वल, ये चाहे हो चाहे ना हो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। इन ए गैस टरबाइन पावर प्लांट एयर at high pressure from compressor in is feed to combustion chamber via generator, how is heat added to the air in the combustion chamber। तो ऑप्शन 1 है बाई इग्निशन, बाई बर्निंग ऑयल, बाई हीटर, बाई फायर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बाई बर्निंग ऑयल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। बॉल बियरिंग इज प्रेफर्ड ओवर other type of bearing for machines rated up to 75 kilowatt, which of the following is not true for the ball bearing। तो आपके ऑप्शन है they required more maintenance, their life is long, they have low friction loss, they occupy less space। तो इसमें करना क्या था, ट्रू मतलब कह रहा है कि इज नॉट ट्रू मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो आपका देखिए ऑप्शन जो 1 है ये सही नहीं है, दे रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग विद्युत मशीनों में एक प्रकार की वाइंडिंग है जहां सभी वाइंडिंग टर्न कई फुल पिच या फ्रैक्शनल पिच कॉइल में व्यवस्थित होते हैं। फिर इन कॉइल को एयर गैप परिधि चारों ओर फैले स्लॉट्स में फेज फॉर्म या कम्यूटेटर वाइंडिंग में रखा जाता है। इस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग हम दोस्त करते हैं प्रेरण मशीनों के स्टेटर और रोटर में। ठीक, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है आपका विंडोज, लिनक्स, डॉस और ऑरकल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑरकल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। फाइंड द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 82.2510। तो इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू फाइंड करना था। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। तो कुछ मत करिए, बस बता रहे हैं। तो हम जानते हैं जैसा कि अगर कोई भी वैल्यू अगर डेसिमल में दिया रहता है, अगर उसको हम किसी रेडिक्स में चेंज करना है तो उसको बस सिंपली क्या करना होता है, उस रेडिक्स से मल्टीप्लाई कर देना होता है, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। तो आप लोग करिए क्या, देखिए बता रहे हैं आप सबको। सॉरी, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना होता है रेडिक्स का दोस्त, उसको डिवीजन करना होता है। देखिए कुछ इस प्रकार, जैसे आपका 82 दिया है तो इसको आप क्या करिए, अगर 16 से डिवाइड करिए 82 को। देखिए 82 को, ठीक, देखिए हम बताते हैं आप सबको। तो आपका कितना होता है, 16 × 5 = 80 होता है। तो आपका यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना आएगा 5 और 6 0 0, तो यहाँ पे आएगा आपका 2। ऊपर से लेते हैं हम लोग तो आपका आ जाएगा 52। तो देखिए 52.4, तो यही 52 मिलेगा। तो आप लोग यही जान गए कि आपका यही आंसर होगा। अब जो डेसिमल में दिया होता है उसमें हम रेडिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 और 25 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 4। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। द डिजिटल स्टोरेज CRO हैज़ 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 मॉडल्स। तो आपके ऑप्शन है स्टोर, सेव, तीसरा है रोल और चौथा ड्राइव। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्त ड्राइव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का उपयोग कंप्यूटर संचार उपकरण में और अन्य संबंधित उपकरणों में अच्छा हिंदी पूरा कर दी है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। अक्षरांकीय डेटा का निरूपण करने के लिए किया जाता है। आस्की कोड कितने बीट द्वारा दर्शाया जाता है? तो आस्की कोड पूछ रहा है, आस्की कोड कितने बीट का होता है? तो नॉर्मली हम लोग पढ़े होंगे आस्की कोड जो होता है वो 7 बीट का होता है। तो इसमें 7-8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त शब्द रैम के लिए सत्य नहीं है? तो रैम के लिए क्या सत्य नहीं है? देखिए पढ़िए, यह प्राथमिक भंडारण डिवाइस नहीं है, इसे वोल्टाइल मेमोरी भी कहा जाता है, इसका अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और चौथा है आपका इसे रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो 1 है ये करेक्ट है, यह प्राथमिक भंडारण डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? तो आपका है पी स्पाइस, यूबुंटू और मैटलैब और प्रोटेस्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है यूबुंटू। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। थायरिस्टर्स कंट्रोल शंट कैपेसिटर एंड शंट रिएक्टर स्टैटिक वी आर सोर्स SVS आर कनेक्टेड इन रिसीविंग स्टेशन आर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट आर द फ्रिक्शंस ऑफ दीज SVS? तो इसके ऑप्शन है दे कंपेसेट द रिएक्टिव पावर ऑफ द लाइन कैपेसिटर ड्यूरिंग लो लोड्स। 2 है आपका दे कंपेसेट लाइन रिएक्टेंस। 3 आपका दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग रिसीविंग हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स ओवर पावर लाइन। 4 है आपका दे गिव रैपिड स्टेप्स कंट्रोल ऑफ रिएक्टिव पावर। तो यही आपका 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं हम। विद्युत अग्नि बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र अधिक प्रभावी होता है? तो सबसे अधिक प्रभावी होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। दिए गए मापों में से कौन सा एक विद्युत शक्ति के लिए ऊर्जा दक्षता माप नहीं है? तो ऊर्जा दक्षता माप नहीं है, प्रसारण क्षेत्र। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। विद्युत शक्ति के उत्पादन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको छांटना है। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, मतलब हमेशा करिएगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस चैप्टर के लास्ट में अक्सर दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 है संचरण उद्देश्यों के लिए उत्पन्न बिजली को 3 फेज ट्रांसफार्मर द्वारा तेजी से भेजा जाता है, ये तो सत्य है। अंतिम उपभोक्ता को केवल एकल फेज वितरित होता है, ये गलत है, क्योंकि जो पावर इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं जैसे चक्की वगैरह वो सिंगल फेज थोड़ी लेते हैं, वो डबल फेज ट्रिपल फेज भी ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कह रहा है। द्वितीयक संचरण भी 3 फेज है, ये सही है। जो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होता है वो 3 फेज पे होता है। ठीक है, और आपका देखिए 4 क्या दिया है 6.6 kV 11 kV और 13.2 kV पर 3 फेज प्रत्यावर्तक द्वारा मुख्य केंद्र पर बिजली उत्पन्न होती है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका जो 2 है वो गलत है सिर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इन ए मल्टी वाइब्रेटर बोथ आउटपुट स्टेट आर क्वाइट स्टेबल। द आउटपुट स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट एंड द सर्किट फंक्शन लाइक ए फ्री रनिंग स्क्वायर वेव ऑक्सीलेटर। विच टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर इज द? तो ऑप्शन है आपका 1 शॉर्ट, और आपका 2 है मोनो स्टेबल, 3 है ए स्टेबल और 4 है आपका बाई स्टेबल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ए स्टेबल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 43 है। हाउ विल -9 विल बी रिप्रेजेंटेड टूज कम्प्लीमेंट इन 8 बिट नोटेशन? तो आपका इसका -9 का रिप्रेजेंटेशन करना है टूज कम्प्लीमेंट में, तो बड़ा आसान है। आप लोग 9 का बाइनरी लिखिएगा और जो माइनस है उसके लिए साइन के लिए 1 1 लिखिएगा। और टूज कम्प्लीमेंट का मेथड ये है कि जब तक आपका 1 नहीं आता है स्टार्टिंग तक, तब तक आप लोग कोई डिजिट में चेंज करिए। जब आपका 1 आ जा रहा है उसके सारे बाद डिजिट चेंज कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 4 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, 8 में करना है, वैसे आएगा तो आपका 4 में, लेकिन आपको करना क्या था 8 में। तो जो आपका लास्ट वाला डिजिट हो उसको आप खूब बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 44। विच टाइप ऑफ वायरिंग सुटेबल फॉर प्लेसेस एक्सपोज्ड टू सन और रेन? तो आपका इसका एग्जैक्ट आंसर है लीड शीथ वायरिंग। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन 45 चलते हैं। इफ ऑल डायोड्स आर सिलिकॉन डायोड द वैल्यू ऑफ करंट IT। तो ये आपको केवीएल केसीएल से आप लोग बड़े आराम से लगाइए। देखिए जो डायोड D1 D2 D3 सब पे सबके क्रॉस 0.7 वोल्ट होता है। क्या होता है? 0.7 वोल्ट होता है। तो आपको 10 में से 1 2 3 मतलब 3 बार 0.7 घटाना है और जितना आए मतलब 0.7 फिर माइनस, यहाँ पर थोड़ा लिख नहीं पा रहे इसलिए बताने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ छोटा है तो हम लिख नहीं पा रहे। ठीक है, तो आप लोग 3 बार 0.7 घटाइएगा और उसमें डिवीजन कर दीजिएगा 10 किलो ओम का, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब 0.79 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 46। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। कह रहा है कि जो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन होता है उसका मेन एडवांटेज क्या है। तो साइज ऑफ द कंडक्टर रिड्यूज। तो मतलब कंडक्टर का जो साइज होता है मतलब होता है क्या, जब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू घटेगी, जब करंट की वैल्यू घटेगी तो हम पतला तार की यूज करेंगे, तो इसलिए साइज ऑफ द कंडक्टर रिड्यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। एक चलती हुई क्रेन में 3 मोटर का उपयोग किया जाता है, एक उच्चालन के लिए, दूसरी लंबी गमन के लिए और तीसरी क्रॉस यात्रा गमन के लिए। यहाँ पर किस प्रकार के चालन का उपयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पे बहुमोटर चालन का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48। वेयर डू वी यूजर हाई रिपेचरिंग कैपेसिटी कार्टेशियन फ्यूजेज। तो ऑप्शन है आपका फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट सर्ज इन वोल्टेज, फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ओपन सर्किट, फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ओवर करंट और फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फॉर प्रोटेक्टिंग ओवर करंट। ठीक है, 3 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन 49 हमारा है टैग इज ए लॉजिकल नेम फॉर ए वेरिएबल इन ए डिवाइस और लॉजिकल मेमोरी विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ट्रू फॉर द टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखिए थर्ड है। टैग आर स्टोरेज इन द टैग डाटाबेस एंड अदर नेम्स आर देन यूज इन अदर पार्ट। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 50 चलते हैं। तो 50 आपका इस यंत्र में सन्निहित रासायनिक सेल है जो विभिन्न गैसों O2 CO NOx और SOx को मापता है, इस यंत्र का क्या नाम है। तो ऑप्शन है आपका लक्स मीटर, दहन विश्लेषण, दाब मापी, फेराइट। इसका एग्जैक्ट आंसर है दहन विश्लेषण। तो ठीक है दोस्त, आज का हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पूरा पेपर को सॉल्व कराएं, आप सबको सारा पेपर के सारे क्वेश्चन को दिखाएं, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। कि हमारा पार्ट 1 है, हम उसको पार्ट 2 पार्ट 3 में वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्त वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में नहीं कराते हैं, ताकि आप लोग बड़े आराम से नॉर्मली अपना समय निकाल के देख सके। और दोस्त सबसे लास्ट में, अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट वालों के लिए है। तो ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।